वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय कृषि चल रही है हमारी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सीरीज चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने इसमें देखा था कि फलों में कड़वाहट और फलों का रंग और जो सब्जियां हैं उनका रंग किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वन लाइनर फैक्ट, इनको कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ड्स देखेंगे जो कि कृषि से संबंधित रहे और फिर हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा है, 1-2 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम किसी सब्जेक्ट की लिस्टिंग पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था आपको जिस सब्जेक्ट की लिस्टिंग पढ़नी हो, पॉलिटी के अलावा, क्योंकि हमारी पॉलिटी की चल रही है, तो आपको किसी सब्जेक्ट का क्विक रिविजन करना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है जिब्रेलिन, इसका प्रमुख कार्य होता है अनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा कर देना। यह प्रमुख जो है, इसके प्रमुख कार्यों में बीज और कंद की सुसुप्ता को तोड़ना है, बीज रहित फल का निर्माण करना है और अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो कोई फल अनुवांशिक रूप से छोटा है तो उसकी वृद्धि हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है। उसके जो बीज हैं, कंद हैं, अगर वो सुसुप्त हो गए हैं और वो वृद्धि खुद से नहीं कर रहे हैं, खुद से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेगा, ये उनको ऐसे तत्व दे देगा कि वो बीज रहित फलों का निर्माण भी हो जाएगा और वो फल बड़े हो जाएंगे, यानी कि अच्छी एक किस्म के फल प्राप्त हो जाएंगे। अगला तथ्य है साइटोकाइनिन्स, ये विभाजन और जीर्ण अवस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इथाइलिन का काम क्या है? इथाइलिन फल को पकाने वाला हार्मोन होता है और यह एक उड़नशील गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। एसिटिलीन और प्रोपाइलीन भी फलों को पकाते हैं। तो ये पूछा गया, एसिटिलीन से प्रश्न तो बहुत बना है एग्जाम में, रेलवे वगैरह ने भी बहुत पूछा है, और प्रोपाइलीन भी याद रखने। तो तीनों ही तत्व फल को पका रहे हैं। एक तो इथाइलिन का प्रयोग करते हैं कुछ फलों को पकाने के लिए, कुछ में एसिटिलीन का यूज़ होता है और प्रोपाइलीन का यूज़ होता है। ये तीनों ही तत्व हैं ये फलों को पकाने में प्रयोग होते हैं। इथाइलिन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पत्तियों, फलों और तने के बीच के विगलन पर्द का निर्माण करना और असमय पत्तियों या फलों को गिरा देना। फलों में एकांतरण फलन की समस्या आम और सेब में पाई जाती है। इसके लिए साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन और जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला दिया है मार्मलेड, ये नींबू प्रजाति के फलों से तैयार किया जाता है और टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षी रसायन सोडियम बेंजोएट है। ये काफ़ी डिफरेंट फैक्ट है, ये अलग है, ये अलग तथ्य है। तो आपको बस पढ़ते जाना है चीज़ें कि इनमें से एक आध प्रश्न बन जाए। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो केचप वगैरह है इसमें मतलब किसका प्रयोग करते हैं संरक्षक के रूप में, कि वो संरक्षित रहता है, खराब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 को की गई थी। फलों के रस में निर्मित पेय पदार्थों में सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकता से उपयोग किया जाने वाला जो पेय है वो है स्क्वैश। मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना जिंक की कमी से हो जाता है और गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को वृक्ष कहा जाता है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। सिट्स फलों में लगने वाले हानिकारक विषाणु जनित बीमारी है टिटेजा, और ये स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया सब्जियों में अपनाते हैं। तो ये तथ्य आपको, मतलब ये एक टर्म आपको दे देंगे, पूछेंगे ये किससे संबंधित है, तो ये सब्जियों से संबंधित है। इसको बस इतना याद रखना है। फलों में पैक्टीज की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल मीटर का यूज़ करते हैं और लखनऊ बागों का नगर कहलाता है। इसको बागों के नगर के नाम से जाना जाता है। इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं और बागों का नगर भी, दोनों याद रखें। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रहे हैं जो कि कृषि से संबंधित घोषित किए गए, जैसे कि 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस बनाया गया था। इसको राइस इज लाइफ, ये थीम थी इस साल की। 2005 को ईयर ऑफ पेथियनियम या फिर नीम पेटेंट ईयर कहा गया था, और टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिज़र्ट एंड डिज़र्टिफिकेशन कहा गया और ईयर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसको कहा गया। 2007 में हमने इंटरनेशनल वाटर ईयर के रूप में बनाया और थीम रखी मोर क्रॉप पर ड्रॉप, और ईयर ऑफ नीम भी 2007 को कह रहे थे। इसके बाद 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो कहा गया। 2009 में प्राकृतिक फाइबर वर्ष घोषित किया यूएनए ने, अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके द्वारा प्राकृतिक फाइबर वर्ष, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्ष हैं ये पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना है। जैसे कि 2011 बहुत बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष यूएनए ने घोषित किया था। 2010 को जैव विविधता, इनको 2009 से एक लाइन से याद कर लें। 2009 को प्राकृतिक फाइबर वर्ष घोषित किया यूएनए ने।
संयुक्त राष्ट्र ने 2010 को जैव विविधता, 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया। इसके बाद 2012 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और थीम रखी थी सहकारिता आंदोलन द्वारा एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। इसके बाद 2012 को ही बागवानी वर्ष कहा गया कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा। तो ये यूएनओ का है सहकारिता वर्ष 2012 और बागवानी वर्ष कहा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने, ये भारत का, ठीक है ना, याद रखना है। इसके बाद 2013 अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष यूएनओ का था। 2014 को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष घोषित किया था FAO ने। इसके बाद 2014 कृषक उत्पादकता संघ ने। इसके बाद 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में, 2015 का यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 रहा। 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और 2018 मोटे अनाज के राष्ट्रीय वर्ष, ये पूछे गए हैं। रेलवे वालों ने भी बहुत पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, तो याद रखना है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल, कुछ नेशनल भी आपको एक दो मिले इसमें, तो हमने पढ़े जो कि कृषि से संबंधित घोषित किए गए। इसके बाद है भारतीय मृदाएं। तो आइए देखते हैं मृदाओं से संबंधित तथ्यों को। सबसे पहले मृदा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का दुआब और समुद्र तटीय क्षेत्र में मिलती है। इसकी मुख्य फसलें हैं जो जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। धान गेहूं की खेती होती है इसी मृदा में। गन्ना, आलू, तिलहनी और दिलहनी फसलों की खेती भी जलोढ़ मृदा में होती है। इसमें पोषक तत्व कौन से पाए जाते हैं? पोटास और चूना भर भर के मिलता है। इसके अलावा इसमें एनपी और जीवाश्म पदार्थ का अभाव होता है। इसके बाद काली मृदा। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के लावा क्षेत्र में मिलती है। ये जो है ये काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा कपास। काली मृदा, ये पूछा भी गया है प्रश्न। रेगुर या काली मृदा में कपास की फसल होती है। सोयाबीन और चना, ज्वार। काली मृदा का ही नाम रेगुर मृदा है, इसी को ही रेगुर मृदा कहा जाता है, तो इसको याद रखना। ये प्रश्न भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। पोटास, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसकी प्रचुरता इसमें होती है। और इसमें कौन से तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी एन और पी, ये और जीवाश्म की कमी इसमें होती है। इसके बाद लाल मिट्टी, ये संपूर्ण तमिलनाडु और कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में है। इसमें तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का आदि होता है। लोहे की प्रचुरता है इसमें लाल मिट्टी में, इसलिए लाल रंग होता है। कमी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, साथ ही जीवाश्म की भी कमी है। लैटेराइट मिट्टी, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में है। चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू की प्रचुरता है इसमें। लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूना की कमी है। तो इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना आदि फसल उगाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में, हो भी रही है, ये साउथ में ही पाई जाती है। फिर है मरुस्थलीय मृदा। ये मिलेगी कहाँ पर? राजस्थान में, जहाँ मरुस्थल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। इसमें मोटे अनाज होते हैं ज़्यादातर, देखिएगा, जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, मोटा अनाज है, सरसों है और जौ। इसमें कौन से तत्व प्रचुर होते हैं? लवण और फास्फोरस। लवण तो होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद जीवाश्म और नाइट्रोजन का इसमें अभाव होता है। पर्वतीय मृदा, ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। इसमें सेब अच्छा होता है, नाशपाती, आलूछा, चाय आदि की फल जो है ये फल वृक्ष इसमें लगाए जाते हैं। इसमें पोटास, चना और फास्फोरस का अभाव होता है। इसके अलावा इसमें जीवाश्म की प्रचुरता पाई जाती है, तो इसको याद रखना है। ये हमने कुछ जो है यहाँ पर चूना कर लीजिए, चना लिखा हुआ है। पोटास, चूना और फास्फोरस का इसमें अभाव है और जीवाश्म की प्रचुरता, ठीक है, ये अपोजिट हो गया यहाँ पर प्रचुरता और अभाव वाला। तो हमने ये सारी मृदाएं पढ़ ली और उनका क्षेत्र पढ़ा, कौन सी फसल है। फसल के रेफरेंस में प्रश्न कई बार पूछा है, तो इनको याद रखना है किस फसल को किस मिट्टी में उगाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कृषि अनुसंधान संस्थान। इसको अगले वीडियो में अगले पार्ट के रूप में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और सिलेक्शन इस साल पक्का करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।